इसके लिए हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में इलेक्शन सीजन चल रहा है, हम लोग एलिजिबल हो सकते हैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनने के लिए। हमारे मुल्क में हर 4 से 5 साल के अरसे में एक इलेक्शन होते हैं। इन लीडर्स की एक आवाज पर हम किसी भी जगह झड़पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज की तादाद कुछ 90 के करीब है। वो इन्हीं चंद पार्टीज की आई हैं और इन्हीं पार्टीज के इन चंद गिने चुने फैमिलीज के लोगों के हवाले ही मुल्क की भागदौड़ दी गई है और ये मौका उनकी अपनी पार्टी में से ही किसी और शख्स को नहीं मिला है, क्योंकि हमारे मुल्क की पॉलिटिकल सर्कल ही इतनी टॉक्सिक है कि लोगों को लीडर्स से हटाकर फॉलोअर्स बनने पर ज्यादा प्रेशर दिया जाता है। उसको ACCA होना चाहिए या CSS का एग्जाम पास किया होना चाहिए, तो ये तो फिर खुद भी एलिजिबल ना हो पाते। आपके पास एक वोटिंग सिस्टम होना चाहिए या फिर आपके पास एक पढ़ा लिखा निजाम होना चाहिए। Pakistan goes to the polls this week. Former Prime Minister Imran Khan is disqualified from running. A public return. Nawaz Sharif has been Prime Minister 3 times. From self-imposed exile last year, he's looking likely to win a 4th. This time, these elections are overshadowed by allegations that the state is turned against Imran Khan and his party. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन सीजन चल रहा है और इस सीजन के दौरान खास तौर पे मुझे एक सवाल बहुत ज्यादा तंग करता है और मुझे उम्मीद है कि आपके माइंड में भी ये सेम क्वेश्चन आता होगा कि आखिर आप और मैं इस मुल्क पाकिस्तान के प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन सकते, या फिर ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसके तहत हम लोग एलिजिबल हो सकते हैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनने के लिए। या फिर हम अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं और ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जिनको देख के है कि काश ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करता। कुछ हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो इंटेलेक्चुअली तौर पे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इतने ज्यादा ईमानदार और दीन के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत रखने वाले होते हैं कि दिल करता है काश कहीं ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता तो पाकिस्तान के हालात कितने अच्छे करता। और अक्सर हमारे माइंड में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि काश अगर मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं इस जगह पे ये डिसीजन लेके ये कर देता। तो इन सब सवालों के जवाब और पाकिस्तान के आइन में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत हम लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि पाकिस्तान में और कोई काम हो ना हो आर्टिकल उसका आपको जरूर मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि दूसरी कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर बनने का क्या क्राइटेरिया है और उसको पाकिस्तान के क्राइटेरिया के साथ रिलेट करेंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान में मौजूद कई पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपरेट कर रही हैं इनकी तादाद कहीं ज्यादा है। एक ऑनलाइन वेबसाइट के मुताबिक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज की तादाद कुछ 90 के करीब है, जबकि इनमें अनरिप्रेजेंटेड पार्टीज इंक्लूड नहीं हैं जो हुकूमत के लिए मुकाबला करती नजर आती हैं। हमारे मुल्क में हर 4 से 5 साल के अरसे में एक इलेक्शन होते हैं जिसके दौरान हम अपनी अपनी चॉइस के तहत अपनी पसंदीदा पार्टी और लीडर को फॉलो करते हैं और सपोर्ट करते हैं। इन लीडर्स की एक आवाज पर हम किसी भी जगह झड़पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों माजरत के साथ ये सच है। अब दोस्तों हर मुल्क में कुछ मेन पार्टीज होती हैं, जैसे पाकिस्तान में जो पार्टीज अक्सर लीड करती हैं और एस्टेब्लिशमेंट में आती हैं वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, अवामी नेशनल पार्टी, जमाते इस्लामी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और जिसका आप सबको इंतजार था, जी हाँ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। दोस्तों पैटर्न को समझने के लिए अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो 1947 के बाद से मार्शल लॉ को हटाकर जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो इन्हीं चंद पार्टीज की आई हैं और इन्हीं पार्टीज के इन चंद गिने चुने फैमिलीज के लोगों के हवाले ही मुल्क की भागदौड़ दी गई है। अब हमारे मुल्क की इलेक्शन हिस्ट्री के रिजल्ट देखें तो तकरीबन सेम ही देखने में आते हैं। फॉर एग्जांपल 1954 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग आती है, 1962 के इलेक्शंस में इंडिपेंडेंट पार्टी आती है, 1970s के इलेक्शंस ये फर्स्ट डायरेक्ट जनरल इलेक्शंस जो कि अवामी लीग जीतती है, 1977 के इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 1985 के इलेक्शंस अगेन इंडिपेंडेंट्स, 1988 के इलेक्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 1990s के इलेक्शंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग, 1993 के इलेक्शंस जीती है पीपल्स पार्टी अगेन,
1997 इलेक्शंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, 2002 के इलेक्शंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, 2008 के इलेक्शंस जीती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2013 के इलेक्शंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, 2018 के इलेक्शंस में आती है बिलआखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब दोस्तों जल्दी से इन सारे स्टैटिस्टिक्स को बताने का मकसद ये था कि आपको अंदाजा हो सके कि जो पार्टीज की विक्ट्रीज रिपीट हुई ओवर द ईयर्स, तो पीएम्स एंड प्रेसिडेंट्स भी रिपीट होते रहे हैं। और यही वजह है कि हमारा मुल्क कोई खास तरक्की नहीं कर सका, क्योंकि किसी एक शख्स के बिलीव्स के ऊपर ही बार बार कोई मुल्क नहीं चल सकता। और इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाएं कि PMLN के मियां नवाज शरीफ ही अकेले कुछ 3 मरतबा पाकिस्तान के 12th, 14th और 20th प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, और ये मौका उनकी अपनी पार्टी में से ही किसी और शख्स को नहीं मिला है। यूं अगर कोई वेल डिजर्व और पोटेंशियल वाला शख्स इवन उनकी अपनी पार्टी में ही मौजूद है, पाकिस्तान का PM नहीं बन सका, क्योंकि हमारे मुल्क की पॉलिटिकल सर्कल ही इतनी टॉक्सिक है कि लोगों को लीडर्स से हटाकर फॉलोअर्स बनने पर ज्यादा प्रेशर दिया जाता है। अब यहाँ इसका हरगिज ये मकसद नहीं कि जो आज से पहले PM और प्रेसिडेंट्स आए वो पूरे ही गलत थे, मगर कोई ऐसा कैंडिडेट PM और प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट होता जो मुल्क की मौजूदा हाल को अच्छे से जानता और वेल एजुकेटेड और वेल अवेयर होता, तो शायद आज मुल्क अलग मनाजिर पेश करता। तो दोस्तों अब टाइम आता है अपने सवाल पे वापस आने का। तो क्या आप और मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? इसका जवाब आर्टिकल के तहत दूं तो जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। पाकिस्तान के लॉ के अकॉर्डिंग आर्टिकल नंबर 90 और 153 में इस बात को क्लियर लिखा गया है कि हर वो शख्स PM बन सकता है जो नेशनल असेंबली का पार्ट हो और डायरेक्ट इलेक्शन में मेजोरिटीज जीता हो। इसके लिए हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं। अगर हम इतने कैपेबल हैं तो ये काम कर सकते हैं। बस इसकी चंद शराइत हैं, और वो भी बहुत ही सिंपल हैं कि कैंडिडेट को मुसलमान होना चाहिए, उर्दू आनी चाहिए, इस्लामिक टीचिंग की नॉलेज होनी चाहिए और पाकिस्तानी सिटीजन होना चाहिए। दैट्स इट। क्योंकि अगर वो इस आर्टिकल में ये पॉइंट्स भी शामिल कर देते कि जी उसको ACCA होना चाहिए या CSS का एग्जाम पास किया होना चाहिए, तो ये तो फिर खुद भी एलिजिबल ना हो पाते। इसीलिए इस आर्टिकल को इंतहाई सिंपल से सिंपल रखा गया है। और अगर सिर्फ इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 12 करोड़ अवाम में से 11 करोड़ अवाम तो वैसे ही एलिजिबल हो गई। यही वजह है कि इसमें इस तरह की एजुकेशनल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई कि वेल एजुकेटेड होना चाहिए, ACCA का एग्जाम पास होना चाहिए, कि ये लोग फिर खुद कैसे एलिजिबल होंगे। अगर आज हमारे मुल्क में इम्प्रैक्टिकल पॉलिटिकल पार्टीज का समुंदर की जगह अमेरिका या इंडिया की तरह 1 या 2 या मैक्सिमम 3 बड़ी और वेल एस्टैब्लिश पार्टीज मौजूद होती जैसे डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिक, तो शायद हमें भी ओबामा और जेफ कैनेडी जैसे प्रेसिडेंट मिल सकते। हम अपने मुल्क की इस नॉमिनेशन सिस्टम और इस वोटिंग सिस्टम को दूसरे मुल्क के साथ कंपेयर करें तो यकीनन हमें अपनी कोताहियों और नाकामियों का अंदाजा हो जाएगा। अब दोस्तों सिर्फ यही एक पॉइंट नहीं कि आपको एक अच्छा प्रेसिडेंट मुंतखब करने के लिए आपके पास एक वोटिंग सिस्टम होना चाहिए या फिर आपके पास एक पढ़ा लिखा निजाम होना चाहिए जिसके तहत सिर्फ वेल क्वालिफाइड पर्सन ही इसमें क्वालिफाई कर सके। इसकी मिसाल मैं आपको सऊदी अरब की देता हूं कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी अरब में बादशाहत लागू है और फिर भी वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन और तरीका नाफिज है जिसकी वजह से मुल्क तरक्की कर रहा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को वहां अल निजाम अल सियासी अल हुकूमत के नाम से जाना जाता है, जिसके टोटल 83 आर्टिकल्स हैं। इनमें आर्टिकल 56, 57 और 60 और 62 में क्लियरली लिखा गया है कि जो सऊदी अरब का बादशाह है वही प्राइम मिनिस्टर भी है और कमांडर इन चीफ भी वही है। दूसरे मिनिस्टर्स को भी वही चूज करेगा जो कि सऊदी शाही खानदान से होंगे। यहाँ पर एक सिमिलर सोच मौजूद है जो एक पावर एक ही एजेंडे को पोर्ट्रे करती है, जिससे मुल्क हर दफा मुख्तलिफ सोचों का शिकार नहीं होता और एक मखसूस राह पर गामजन रहकर तरक्की कर रहा है। और यही चीज हमारे मुल्क में नहीं है। सेम ऐसे ही दूसरे गल्फ ममालिक में भी है जहां अल नहयान कबीले से प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होता है और अल मखतूम से प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट काउंसिल मेंबर्स को चुनता है जिसे अल मजलिस अल वतनी अल इत्तेहाद के नाम से जाना जाता है। इसमें 40 मेंबर्स होते हैं जो मुल्क के फेडरल सिस्टम को गवर्न करते हैं। इन 40 में से 20 को सिटीजन्स चूज
करते हैं और बाकी 20 को डिफरेंट गल्फ कंट्रीज के रूलर्स चूज करते हैं। अब ये कौन से 40 ऐसे लोग हैं जो चूज किए जाते हैं, ये एक राज है और किसी को भी इस बात का इल्म नहीं है। अब गल्फ कंट्री से हटके अगर अमेरिका को देखा जाए तो वहां एक इंतहाई मजबूत और ऑनेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद है जो कि इनडायरेक्ट वोटिंग पर डिपेंड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 2 पर बेस्ड, जबकि पूरी दुनिया की वोटिंग सिस्टम डायरेक्ट वोटिंग पर डिपेंड करती है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अमेरिका में लोग पहले एक इलेक्टोरल ग्रुप को वोट करते हैं और फिर ये ग्रुप जीतने के बाद प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स को वोट करके प्रेसिडेंट चूज करता है। यूं इस चीज से एक साफ सुथरा और क्लियर निजाम वजूद में आता है और धांधली जैसी कोई चीज भी नहीं होती, क्योंकि ये सब एक मेरिट बेस एक्ट होता है। इन्हीं रूल्स के चलते अमेरिका ने कई बेहतरीन लीडर्स के अंडर दुनिया पर हुकूमत की है। ये रूल्स और रेगुलेशंस अमेरिका और उस जैसे कई ममालिक में किसी भी आम शहरी को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट लेने का हक देते हैं और ऐसे कैंडिडेट्स की उनकी भी कुछ बेसिक शर्तें होती हैं जो अमेरिका के आइन में शामिल हैं। जैसे किसी को भी अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए अमेरिकन सिटीजन होना जरूरी है, एज 35 होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए और कम से कम अमेरिका में 14 साल से मुकीम होना जरूरी है। इन फैक्ट्स के चलते अमेरिका के भागदौड़ अक्सर कम्पिटिटिव और सुपीरियर लीडर्स के हाथों में ही आई है और जब भी इन लीडर्स ने एक से ज्यादा इलेक्शन जीते हैं वो अपनी आला कारकर्दगी की बेस पे जीते हैं, ना कि अपनी फैमिली और रिलेशनशिप्स और हिस्ट्री को कैश करते हुए हासिल की है। अगर इन लीडर्स की एग्जांपल्स देखी जाएं तो इनमें डोनाल्ड ट्रंप, ओबामा, हिलरी क्लिंटन और जो बाइडन वगैरह शामिल हैं जिनका कोई फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। अब दोस्तों अमेरिका के बाद अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो वहां एक अनोखा सिस्टम है। दोस्तों आपने उनके पहले हिंदू प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने ट्रस नामी पॉलिटिकल लीडर के रेजिग्नेशन के बाद किंग चार्ल्स के कहने पर हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि यूके के डेलीगेट्स और लॉ फर्म से मिलकर बना है, इनकी हम आहंगी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके की कमान संभाली। हालांकि इसमें यह बात साफ है कि यूके एक रॉयल्टी लीड मुल्क है, मगर फिर भी आज़ाद पॉलिटिकल अप्रोच रखने पर लोगों को कोई मुमानत नहीं है और ना ही यूके का शाही खानदान कभी इस सियासी मामलात में मुदाखलत करता है और ना ही अपनी खुद की कोई पार्टी बनाकर किसी भी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज में हिस्सा लेने की कोशिश करता है। अब लास्ट में अगर अपने पड़ोसियों की भी बात की जाए तो वो भी पीछे नहीं है। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी भी किसी जमाने में चाय के स्टॉल पर काम करते थे और मजदूरी करते थे, लेकिन आज वो फ्यूचर के पावर हब को लीड कर रहे हैं। इन तमाम बातों से ये साबित होता है कि किसी मुल्क की कमान संभालने और प्राइम मिनिस्टर बनना मुश्किल नहीं है और इसके लिए ना ही आपको असर रसूख वाला बैकग्राउंड दरकार है, बल्कि आपको जरूरत सिर्फ ओपन माइंडेड सोच और मजबूत पर्सनैलिटी की है, जिससे आप अपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। किसी को फॉलो करने और इसे अपना पीएम बनते देखना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास ज्यादा क्वालिटीज और आइडियाज हैं जिससे मुल्क की तरक्की हो सकती है, तो व्हाई कांट यू बिकम द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब दोस्तों लास्ट पे मैं आपसे एक सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में चाहता हूं कि ये सारे आर्टिकल्स पढ़ने, सुनने और जानने के बाद क्या आपको अभी भी लगता है कि आप पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, या फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री को उठा के देखा जाए तो ऐसा कोई भी एक इंसान जिसको पाकिस्तान ने इस तरीके से सपोर्ट किया हो, जिसका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से बिल्कुल भी नहीं है और फिर भी वो आके प्राइम मिनिस्टर बना हो। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।